नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथ मैजिक में आपका स्वागत है। आज का हमारा वीडियो है मार्च 2022 के पीटी का। दोस्तों, इस वीडियो में मार्च 2022 के पीटी के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया गया है ताकि इससे कोई भी प्रश्न आए आपके एग्जाम में तो वो छूटे नहीं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियोज की सूचना आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला पॉइंट, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 25 जनवरी 2022 को जारी किया गया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक हर वर्ष जारी किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। इस सूचकांक में कुल 180 देशों या क्षेत्रों की रैंकिंग प्रदान की गई है। इस रैंकिंग में भारत जो है मालदीव के साथ संयुक्त रूप से 85वें स्थान पर है। कुल 100 में भारत का स्कोर 40 रहा, मालदीव का भी 40 रहा, दोनों एक साथ 85वें स्थान पर हैं। आपको बता दें कि पिछले वर्ष यानी कि 2020 के रैंकिंग में भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में भारत का जो रैंकिंग था वो 86 था, लेकिन स्कोर उस बार भी 40 ही था। यह सूचकांक जो है 0 से 100 तक का अंक प्रदान करता है। अब देखते हैं हम लोग रैंकिंग। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में शीर्ष पर कौन है? शीर्ष पर देखिए डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड, इन तीनों की रैंकिंग एक है, तीनों बराबर स्कोर है। 88 बराबर स्कोर के साथ पहले स्थान पर है डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड। उसके बाद चौथे स्थान पर नॉर्वे, फिर सिंगापुर और स्वीडन, ये तीनों बराबर स्कोर 85। और अंतिम स्थान जो 180वां स्थान है वो दक्षिणी सूडान का है। उसके पहले 178 स्थान पर दो देश हैं, सीरिया और सोमालिया। और देखिए भारत और इसके पड़ोसी देश, उनमें जो है भारत के पड़ोसी देशों में सबसे अच्छी स्थिति भूटान की है। भूटान का स्कोर है 68 और ये 25वें स्थान पर है। यानी कि 100 जो है सबसे अच्छा स्कोर होगा। देखिए डेनमार्क का 88 है। भारत के पड़ोसी देशों में भूटान की स्थिति सबसे अच्छी है। उसके बाद दूसरे स्थान पर चीन है, 66वें रैंक पर है ये। भारत 50वें स्थान पर है। इसी तरह देखिए श्रीलंका 102, नेपाल 117, पाकिस्तान 140, म्यांमार 140। सबसे खराब रैंकिंग है अफगानिस्तान की, मात्र 16 अंक प्राप्त है, 174वें स्थान पर। भारत के पड़ोसी देशों में अफगानिस्तान सबसे भ्रष्ट देश है। प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कौन सबसे भ्रष्ट देश है? तो देखिए दक्षिणी सूडान। और सबसे ईमानदार देश डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड। चुनाव आयोग ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले चुनाव खर्च की सीमा को बढ़ाने की घोषणा की है। यह घोषणा 6 जनवरी 2022 को की गई। खर्च की सीमा में वृद्धि 2014 के बाद के मतदाताओं की संख्या और लागत मुद्रास्फीति सूचकांक में वृद्धि के कारण की गई है। और इसमें अंतिम बड़ा संशोधन 2014 में किया गया था और 2014 के बाद 2020 में जो है 10% बढ़ा दिया गया था 2014 वाले को। और वर्तमान में जो खर्च की सीमा की गई है, बड़े राज्यों में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए जो पहले 70 लाख था उसे बढ़ाकर कर दिया गया है 95 लाख। 2014 में 70 लाख था, 2020 में इसे बढ़ाया गया था 10%, यानी कि 77 लाख किया गया था, उसे बढ़ाकर किया गया है 95 लाख। छोटे राज्यों के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 54 लाख से बढ़ाकर किया गया है 75 लाख। बड़े राज्य के विधानसभा क्षेत्र में 28 लाख से बढ़ाकर किया गया है 40 लाख। और छोटे राज्य के विधानसभा क्षेत्र में 20 लाख रुपए से बढ़ाकर किया गया है 28 लाख रुपए। 2020 में जो 10% की वृद्धि की गई थी वो इसमें किया गया था। 5 राज्यों में विधानसभा में आम चुनाव 2022 के कार्यक्रम की घोषणा की गई 8 जनवरी 2022 को भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। और इसी के साथ घोषणा के साथ ही इन राज्यों में आचार संहिता लागू हो गई। ये 5 राज्य कौन है? गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। इन सभी में चुनाव की तिथि 10 फरवरी से लेकर 7 मार्च के बीच की घोषित की गई
उत्तर प्रदेश में जो है सर्वाधिक 7 चरण में चुनाव निर्धारित किए गए, मणिपुर में 2 चरण में, और इसके अतिरिक्त पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में एक एक चरण में। इन तीनों राज्यों में एक एक चरण में मतदान किया जाने की घोषणा की गई, और वो मतदान की तिथि थी 14 फरवरी। लेकिन 14 फरवरी को संत रविदास जयंती होने के कारण बाद में पंजाब के मतदान की तिथि बढ़ाकर 20 फरवरी की गई, और इन सभी राज्यों में मतगणना की तिथि है 10 मार्च 2022। और आपको बता दें, जो ये 5 राज्य हैं, इनमें विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में है 403, मणिपुर 60, पंजाब में कितना है 117, गोवा में है 40 और उत्तराखंड में है 70। एयर इंडिया को औपचारिक रूप से टाटा समूह को सौंप दिया गया 22 जनवरी 2022 को, और इस सौदे में कुल 18,000 करोड़ रुपए का सौदा था, 2.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का। इसमें एयर इंडिया के रणनीतिक विनिवेश लेन देन में प्रबंधन नियंत्रण के साथ एयर इंडिया में टाटा सन्स को भारत सरकार की 100% हिस्सेदारी का हस्तांतरण शामिल है। लेन देन में एयर इंडिया एक्सप्रेस तथा एयर इंडिया सेट्स नाम की 3 संस्थाएं शामिल हैं। इस सौदे के तहत टाटा समूह को एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर इंडिया सेट्स में 50% की हिस्सेदारी भी सौंपी जाएगी। टाटा समूह की स्थापना 1868 में मुंबई में हुई थी। मुंबई में की गई थी जमशेदजी टाटा के द्वारा। 2021 अब तक का 5वां सबसे गर्म वर्ष। यह भारतीय मौसम विभाग द्वारा 14 जनवरी 2022 को जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि 2021 जो है अब तक का 5वां सबसे गर्म वर्ष रहा। 2021 में जो तापमान रहा वो औसत दीर्घकालीन तापमान से 44 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। औसत दीर्घकालीन तापमान जो है 1981 से 2010 के बीच के तापमान को वर्तमान में कहा जाता है। 2001 में जब से देश में मौसम संबंधी रिकॉर्ड रखने की शुरुआत हुई, उस समय से 2021 जो है 5वां सबसे गर्म वर्ष रहा। 1901 से अब तक जो सबसे गर्म वर्ष माना जाता है 2016 को, जबकि औसत तापमान सामान्य तापमान से 2016 का जो तापमान था वो दीर्घकालीन औसत से 0.71 डिग्री सेल्सियस अधिक था। फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलों के निर्यात के लिए सौदा संपन्न हुआ। जनवरी 2022 में देश में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइलों के निर्यात के लिए पहला ऑर्डर है। फिलीपींस के रक्षा विभाग ने अपनी नौसेना के लिए ब्रह्मोस मिसाइलों की आपूर्ति के लिए ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ 37.4 करोड़ डॉलर के अनुबंध पर हस्ताक्षर 28 जनवरी 2022 को किए। ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ये जो है भारत के डीआरडीओ और रूस के एनपीओएम का संयुक्त उपक्रम है। यह अनुबंध फिलीपींस की नौसेना द्वारा समुद्र तट पर तैनात किए जाने वाले एंटी शिप ब्रह्मोस मिसाइलों की आपूर्ति के लिए है। समाचार विधा की टीआरपी रेटिंग पुनः प्रारंभ 12 जनवरी 2022 से। टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स टीआरपी को लेकर अक्टूबर 2020 में उठे विवाद के कारण इस पर रोक लगा दी गई थी। इसे फिर से प्रारंभ करने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ब्रॉडकास्टर्स ऑडियंस रिसर्च काउंसिल को 12 जनवरी 2022 को निर्देश जारी किए। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण डीआरडीओ द्वारा किया गया 11 जनवरी 2022 को। देश में ही विकसित कम वजन वाली मानव संचालित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के इस परीक्षण को इसके फाइनल सुपुर्दगी योग्य विन्यास का परीक्षण बताया गया है। ये जो है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, यह कम वजन वाली फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है जिसका प्रक्षेपण
मैन पोर्टेबल लॉन्चर से किया जा सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टैंक रोधी मिसाइल की निरंतर सफलताओं के लिए डीआरडीओ को बधाई दी है। ब्रह्मोस मिसाइल के समुद्र से समुद्र में वार करने वाली C2C संस्करण का परीक्षण किया गया जनवरी 2022 में। इसके पहले कुछ परीक्षण जो है दिसंबर 2021 में भी किए गए थे, लेकिन C2C संस्करण का परीक्षण जो है 11 जनवरी 2022 को INS विशाखापट्टनम से किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद DRDO तथा नौसेना को शानदार टीम वर्क के लिए बधाई दी। मुंबई स्थित मझगांव शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित विध्वंसक युद्धपोत INS विशाखापट्टनम को अक्टूबर 2021 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इसी युद्धपोत से इसके C2C संस्करण का परीक्षण किया गया। इस युद्धपोत से समुद्र में वार करने वाली सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल की अधिकतम दूरी तक परीक्षण किया गया। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के वायुसैनिक संस्करण का परीक्षण 8 दिसंबर 2021 को ही किया गया था, जिसके तहत सुखोई MKI लड़ाकू विमान से प्रक्षेपित इस मिसाइल ने अपने सभी उद्देश्यों को पूरा किया। 8 दिसंबर 2021 को जो इसका किया गया था परीक्षण वायुसैनिक संस्करण का सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से किया गया था। भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता का 14वां दौर संपन्न हुआ 12 जनवरी 2022 को। सीमा पर चीनी पक्ष के चुशुल मोल्दो बैठक स्थल पर संपन्न हुआ। इसमें भारतीय पक्ष का नेतृत्व किया लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्या सेन गुप्ता ने और चीनी दल का नेतृत्व किया मेजर जनरल चांगलिन ने। मेजर जनरल चांगलिन जो है ये साउथ सिंजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के प्रमुख हैं। लगभग 9 घंटे तक चली इस वार्ता में पूर्वी लद्दाख के हॉट स्प्रिंग इलाके से चीनी सैनिकों को शीघ्रातिशीघ्र हटाने पर भारतीय पक्ष ने जोर दिया। डेप्सांग और डेमचोक इलाकों में गतिरोध के समाधान के लिए संघर्ष की स्थिति को शीघ्रता से कम करने पर भारत ने जोर दिया। वार्ता के निष्कर्षों का खुलासा बातचीत के बाद जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में नहीं किया गया है। यह वार्ता ऐसे समय में हुई है जब चीन द्वारा पेंगोंग झील के पास नया निर्माण करने, भूटान सीमा पर नए सिरे से ढांचागत सुविधाएं जुटाने तथा अरुणाचल प्रदेश सीमा के पास नए गांव बसाने की सूचनाएं लगातार आ रही हैं। स्वदेश निर्मित पहला विमान वाहक पोत विक्रांत के समुद्री परीक्षणों का एक और दौर 9 से 17 जनवरी 2022 के बीच संपन्न हुआ। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत के तीसरे दौर का समुद्री परीक्षण था। यह ताजा परीक्षण समुद्र में जटिल युद्धाभ्यास के लिए था। INS विक्रांत जो है इसकी विस्थापन क्षमता 45,000 टन है। इसका निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है। अगस्त 2022 में इसे नौसेना में शामिल किए जाने की संभावना है। तैयारियों के अंतिम दौर से गुजर रहे इस युद्धपोत का अवलोकन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 23 दिसंबर 2021 को और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 2 जनवरी 2022 को किया था। नौसेना से हटाए गए INS खुखरी को स्मारक के रूप में विकास हेतु द्वीप प्रशासन को सौंपा गया। INS खुखरी जो है 1989 से 2021 के दौरान 32 वर्ष तक भारतीय नौसेना की सेवा में रहा, जो कि 23 दिसंबर 2021 को ही सेवा मुक्त हुआ था। विशाखापट्टनम में आयोजित एक सरकारी समारोह में इसे सेवा मुक्त किया गया था और 26 जनवरी 2022 को इसे दीव स्थित खुखरी स्मारक को सौंप दिया गया। 14 जनवरी 2022 को विशाखापट्टनम से दीव पहुंचा। नौसेना से हटाई जाने के बाद INS खुखरी को अन्य युद्धपोतों की मदद से टो करते हुए दीव पहुंचाया गया। 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर इसे दीव प्रशासन को सौंप दिया गया। दीव प्रशासन जो है इसका
विकास स्मारक के रूप में करेगा। आईएनएस खुखरी की स्मृति में एक स्मारक पहले से ही दीव में बनाया गया है। आईएनएस खुखरी नाम जो है एक पहले भी युद्धपोत का था, जो कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तानी हमले में दीव के निकट ही समुद्र में डूब गया था। आईएनएस खुखरी समुद्र में डूबने वाला भारतीय नौसेना का अकेला युद्धपोत है। डूबते हुए उस युद्धपोत के जैक पर खड़े रहते हुए ही समुद्र में जा समय कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। उस डूबे हुए युद्धपोत के नाम पर ही इस युद्धपोत का नाम भी आईएनएस खुखरी 1989 में किया गया था, जो कि 32 वर्ष की सेवा के बाद 23 दिसंबर 2021 को सेवा मुक्त हुआ था। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर नाइटहुड सम्मान से सम्मानित किए गए। टोनी ब्लेयर जो है लेबर पार्टी के हैं, जो कि 1997 से 2007 के बीच 10 वर्ष तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे। नए वर्ष के अवसर पर 1 जनवरी 2022 को ब्रिटेन की महारानी द्वारा उन्हें नाइटहुड सम्मान से सम्मानित किया गया और 1 जनवरी 2022 को कुछ अन्य व्यक्ति भी नाइटहुड सम्मान से सम्मानित किए गए। देखिए कौन कौन है। ये 3 लोग हैं, डेनियल क्रेग, प्रोफेसर क्रिस व्हिटली और जोनाथन वान टैम। ये तीनों ये भी सम्मानित किए गए नाइटहुड के सम्मान से। डेनियल क्रेग जो है काल्पनिक पात्र जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले अभिनेता हैं और प्रोफेसर क्रिस व्हिटली जो है इंग्लैंड के चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं। कोरोना के विरुद्ध संघर्ष में योगदान के लिए दिया गया। और जोनाथन वान टैम ये डिप्टी सीएमओ है, इन्हें भी कोरोना के विरुद्ध संघर्ष में सक्रिय योगदान के लिए दिया गया नाइटहुड का सम्मान। इसके अतिरिक्त सर पैट्रिक रॉयलेंस को उच्चतर सम्मान नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द बाथ से सम्मानित किया गया। ये सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं। इन्हें 2009 में ही नाइटहुड से सम्मानित किया गया था। और इसके अतिरिक्त अजय कुमार कक्कड़ ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के नाइट कमांडर से सम्मानित किए गए। ये भारतीय मूल के ब्रिटिश शिक्षाविद और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य हैं। उत्तर कोरिया द्वारा नए वर्ष 2022 के पहले माह में ही बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया गया। 2021 में अनेक हथियारों का परीक्षण कर चुका उत्तर कोरिया ने 2022 के पहले सप्ताह में बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण कर अपनी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन किया। 11 जनवरी को 10 मैक की अधिकतम गति वाले एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया गया, जिसकी पुष्टि जापान के तटरक्षक बल और दक्षिण कोरिया ने की। जापान और दक्षिण कोरिया दोनों ने इस परीक्षण पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन किए जाने पर किए गए परीक्षण की विश्व में व्यापक निंदा की गई। अमेरिका ने इसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए खतरा बताया है। साथ ही अमेरिका ने जापान और दक्षिण कोरिया की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है। उत्तर कोरिया के इस परीक्षण पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की आपातकालीन बैठक में चर्चा हुई। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने नए वर्ष पर अपने संबोधन में यह संदेश दिया था कि सेना को और मजबूत किया जाएगा। इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी जकार्ता से स्थानांतरित करने के लिए विधेयक पारित किया। यह विधेयक 18 जनवरी 2022 को पारित किया गया। संवैधानिक औपचारिकताएं पूरा करने के बाद राजधानी को बोर्नियो द्वीप के पूर्वी कालीमंतन स्थित नुसंतारा में स्थानांतरित किया जाएगा। राजधानी का नाम होगा नुसंतारा। जकार्ता में बढ़ रही भीड़ भाड़ और प्रदूषण को देखते हुए राजधानी वहां से हटाकर वनाच्छादित बोर्नियो द्वीप के पूर्वी छोर पर स्थानांतरित करने की घोषणा 2019 में ही की गई थी। शासन, व्यवसाय, वित्त, कारोबार और सेवा केंद्र के तौर पर जकार्ता पर बोझ अधिक बढ़ जाने के कारण भी राजधानी स्थानांतरित करने की बात राष्ट्रपति जोको विडोडो ने की थी 2019 में। पाकिस्तान की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को मंजूरी। अपने अस्तित्व में 1947 में अस्तित्व में आने के 7 दशक बाद पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा नीति जारी की है। इसे मंजूरी प्रदान किया गया मंत्रिमंडल द्वारा 28 दिसंबर 2021 की बैठक में।
27 दिसंबर को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय राष्ट्रीय सुरक्षा समिति ने मंजूरी प्रदान की थी। 7 वर्ष के गहन मंथन और कई बैठकों के बाद इस मसौदे को फाइनल रूप दिया गया है। 110 पृष्ठों की इस रिपोर्ट का एक बड़ा भाग गोपनीय रखा गया है और छोटे से भाग का खुलासा प्रधानमंत्री इमरान खान के द्वारा किया गया है। सार्वजनिक किए गए जो छोटा सा भाग है उस पर प्रधानमंत्री का हस्ताक्षर हुआ 14 जनवरी 2022 को। अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को नागरिक केंद्रित बताते हुए प्रधानमंत्री इमरान खान ने नागरिकों की सुरक्षा तथा गरिमा सुनिश्चित करने को सर्वोपरि बताया। इस नागरिक सुरक्षा नीति में कहा गया है कि राष्ट्र की आर्थिक सुरक्षा से ही राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। संबंध सामान्य होने के बाद इजराइल के राष्ट्रपति की यूएई की यात्रा 30 से 31 मई 2022 को संपन्न हुई। संयुक्त अरब अमीरात के साथ संबंध सामान्य होने के बाद इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग की ये इस देश की पहली यात्रा थी। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने संयुक्त अरब अमीरात की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा दिसंबर 2021 में करके इतिहास रच दिया था। फिलिस्तीन के मुद्दे पर दशकों तक अरब देशों के साथ रहे संयुक्त अरब अमीरात ने इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने का समझौता अगस्त 2020 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में संपन्न किया था। इजरायली राष्ट्रपति 30 जनवरी को अबू धाबी पहुंचे। इनके सम्मान में इजरायली राष्ट्रगान बजाया गया तथा 21 तोपों की सलामी दी गई। क्राउन प्रिंस के साथ सामान्य संपन्न बातचीत में इजरायली राष्ट्रपति ने क्षेत्र के अन्य देशों से इजरायल को मान्यता देने की अपील भी की। उन्होंने अगले ही दिन यानी कि 31 जनवरी को दुबई में एक्सपो 2020, जहां इजरायल ने अनेक कार्यक्रम आयोजित किए थे, का अवलोकन किया और संयुक्त अरब अमीरात में तेजी से उभरते हुए यहूदी समुदाय से भी भेंट की। भारत और इजरायल के बीच राजनयिक संबंधों के 30वीं वर्षगांठ। दोनों देशों के बीच औपचारिक पूर्ण राजनयिक संबंध 29 जनवरी 1992 में स्थापित हुए थे। हालांकि भारत ने इजरायल को 17 दिसंबर 1950 को ही मान्यता प्रदान कर दी थी। 29 जनवरी 2022 को औपचारिक राजनीतिक संबंधों के 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर इजरायली प्रधानमंत्री को मोदी जी ने एक वीडियो संदेश भेजा जिसमें उन्हें शुभकामना दिया। मोदी जी के वीडियो संदेश के जवाब में इजरायली प्रधानमंत्री ने भी 29 जनवरी को ही अपना वीडियो संदेश भेजा जिसमें मोदी जी के वक्तव्य का स्वागत करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच दोस्ती गहरी है। दोनों देशों के बीच सहयोग के अवसरों को अंतहीन बताते हुए इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा कि इजरायल तथा भारत के संबंध मजबूत हैं और समय के साथ साथ यह और भी मजबूत होते रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वह अपने प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी को उनके नेतृत्व और इस मजबूत दोस्ती के प्रति गहरी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। इसके साथ साथ इजरायली प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हमारे देश आकार में अलग अलग हो सकते हैं लेकिन हम बहुत कुछ साझा करते हैं। उन्होंने हमारा समृद्ध इतिहास, लोगों की गर्मजोशी, अत्याधुनिक नवाचार तथा प्रौद्योगिकी को शामिल करते हुए कहा कि हम सब मिलकर इसमें उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। कोरोना वैक्सीन की अनिवार्यता के विरोध में कनाडा में 1000 ट्रक चालकों का फ्रीडम कॉन्वॉय 30-31 जनवरी को। कोरोना वैक्सीन की अनिवार्यता को लेकर बनाए गए नियमों के विरोध में 20,000 से अधिक ट्रकों के काफिले ने कनाडा की राजधानी ओटावा को 30-31 जनवरी को घेर लिया। फ्रीडम कॉन्वॉय नामक इस विशाल ट्रक जुलूस के कारण राजधानी में 70 किलोमीटर तक वाहनों की कतारें रही। इसमें शामिल हजारों ट्रक चालकों तथा अन्य लोगों ने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का विरोध करते हुए उनका घेराव करने की घोषणा की और हिंसक प्रदर्शन होने की आशंका के कारण प्रधानमंत्री अपने परिवार के साथ आवास छोड़कर किसी अज्ञात स्थान पर चले गए। अमेरिका से कनाडा आने वाले ट्रक चालकों को वैक्सीन न लगे होने पर सीमा पर ही क्वारंटाइन करने का नियम वहां बनाया गया है। इसी के विरोध में हजारों ट्रक चालकों ने राजधानी का घेराव किया। कनाडा में कोरोना संक्रमण के बचाव वाली वैक्सीन की 2 खुराकें यद्यपि वहां के 75% लोगों को लग चुकी है, फिर भी वैक्सीन की अनिवार्यता के विरोध में हजारों लोगों ने राजधानी ओटावा में
संसद के सामने प्रदर्शन किया। इसमें की बड़ी संख्या में ट्रक चालक शामिल हैं, जिन्हें कि अपने कारोबार के सिलसिले में रोज ही जो है देश की सीमा से बाहर अमेरिका की यात्रा करनी पड़ती है। वाइब्रेंट गुजरात समिट 2022 स्थगित। 10 से 12 जनवरी 2022 के बीच होना था, लेकिन कोरोना की नई लहर के कारण स्थगित कर दिया गया। वाइब्रेंट गुजरात समिट जो है ये द्विवार्षिक आयोजन है, जो कि घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जा रहा है पिछले 20 वर्षों से। यह इसका 10वां संस्करण था। इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया जाना प्रस्तावित था, लेकिन स्थगित कर दिया गया। दिल्ली विश्व पुस्तक मेला स्थगित। 8 से 16 जनवरी 2022 के बीच होना प्रस्तावित था, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। ये इसका 30वां था आयोजन। एनबीटी के तत्वाधान में किया जाता है हर वर्ष। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए इसका आयोजन स्थगित कर दिया गया। इस मेले का थीम आजादी का अमृत महोत्सव रखा गया था। इसमें फ्रांस को अतिथि देश का दर्जा दिया गया था। 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 12-13 जनवरी 2022 के बीच पुडुचेरी में संपन्न हुआ। कोरोना महामारी की नई लहर के कारण इसका आयोजन वर्चुअली किया गया। केंद्रीय युवा मामलों तथा खेल मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया और इसका थीम था सक्षम युवा सशक्त युवा। थीम था सक्षम युवा सशक्त युवा और यह पहला अवसर था जब राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन पुडुचेरी में किया गया। और आपको बता दें कि राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को, स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर। इसी कारण 12-13 तारीख को जो है 12-13 जनवरी को राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट जनवरी 2022 में जारी किया गया विश्व बैंक समूह द्वारा 11 जनवरी 2022 को। इसमें वैश्विक विकास दर को 2021 में 5.5%, 2022 में 4.1% और 2023 में 3.2% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। साथ ही इस रिपोर्ट में विकसित अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि दर 2021 में 5%, 2022 में 3.8% और 2023 में 2.3% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। उभरते बाजार और विकसित अर्थव्यवस्थाओं का विकास दर 2021 में 6.3%, 2022 में 4.6% और 2023 में 4.4% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। भारत के विकास दर को इस रिपोर्ट में 2021 में 8.3% रहने की बात कही गई है, जिसका कि 2022 में 8.7% और 2023 में 6.8% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं 2022 वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स 2022 ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी किया गया 13 जनवरी 2022 को। इसमें संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि वैश्विक आर्थिक सुधार में कमी आ रही है। वैश्विक विकास दर जो कि 2021 में 5.5% था, 2022 में यह घटकर 4.4% और 2023 में 3.5% रहने का अनुमान इस रिपोर्ट में व्यक्त किया गया है। इसमें विकसित अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर जो कि 2021 में 4.8% रही, उसके 2022 में 3.7% और 2023 में 2.5% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। इसी प्रकार विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का विकास दर जो है, जो कि 2021 में 6.4% रहा, उसका 2022 में 4.5% और 2023 में 4.7% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। इसी तरह इस रिपोर्ट में भारत का जीडीपी वृद्धि दर जो कि 2021 में 9% रहा, उसका 2022 में 6.7% और 2023 में 6.1% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। एनएसओ की रिपोर्ट 7 जनवरी 2021 को पहला अग्रिम अनुमान जारी किया गया। इसके तहत देखिए स्थिर मूल्य पर ग्रॉस वैल्यू एडिशन लाख करोड़ रुपए में 2021-22 में कितना था, 135.22 लाख करोड़ रुपए। 2020-21 की तुलना में इसमें 8.6% की वृद्धि दर्ज की गई।
उसी प्रकार देखिए स्थिर मूल्य पर जीडीपी 147.54 लाख करोड़ रुपए, जिसका कि 2020-21 की तुलना में 9.2% की वृद्धि दर्ज की गई। उसी प्रकार चालू मूल्य पर जीडीपी, उसके बाद देखिए स्थिर मूल्य 2011-12 के मूल्य पर राष्ट्रीय आय लाख करोड़ रुपए में 128.61 लाख करोड़ रुपए। इसी प्रकार चालू मूल्य पर राष्ट्रीय आय, स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय 93,973 रुपये है, जिसमें 2020-21 की तुलना में 8.4% की वृद्धि दर्ज की गई है। और चालू मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय जो है 1,50,326 रुपये है। अप्रैल से दिसंबर 2021 में भारत के वस्तुगत निर्यात में 49.66% और वस्तुगत आयात में 68.91% की वृद्धि हुई, ऐसा वाणिज्य मंत्रालय की 14 जून 2022 की रिपोर्ट में बताया गया है। दिसंबर 2021 में कृषि श्रमिकों तथा ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 5 अंक की वृद्धि दर्ज की गई है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति दिसंबर 2021 में 5.56% रहा। नेक्स्ट पॉइंट है, दिसंबर 2021 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा कोष 633.6 अरब डॉलर रहा। सितंबर 2021 के अंत तक भारत पर विदेशी ऋण भार, वित्त मंत्रालय द्वारा जनवरी 2022 की रिपोर्ट में देखिए इसका क्या है। कुल विदेशी ऋण सितंबर 2021 तक का आंकड़ा है। कुल विदेशी ऋण 593.1 अरब डॉलर, दीर्घकालीन ऋण इसमें से 492.5 अरब डॉलर। कुल विदेशी ऋण में दीर्घकालीन ऋण का हिस्सा 83% और अल्पकालीन ऋण इसका हिस्सा जो है 17%। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कुल विदेशी ऋण है 21.1%। अब देखिए इधर विदेशी ऋण संरचना, कुल विदेशी ऋण उसमें डॉलर मूल्य में है 51% ऋण, रुपया मूल्य में 32.2%, एसडीआर में 7.1%, येन में 5.6% और यूरो में 3.3% है। भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति ये सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की 12 जुलाई 2022 की विज्ञप्ति में बताया गया है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति दर जो है दिसंबर 2021 में जो अंतिम व्यक्त किया गया वो है ग्रामीण क्षेत्रों में 5.36, शहरी क्षेत्रों में 5.83 और टोटल 5.59। भारत में थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति दर देखिए सभी वस्तुओं के लिए दिसंबर 2021 में 13.5 और फूड इंडेक्स के आधार पर 9.24। विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र व्यापार समझौता आरसीईपी 1 जनवरी 2022 से प्रभावी हुआ। इसमें आसियान के 10 देश, इसके अलावा 5 अन्य देश शामिल हैं। कुल 15 देशों के बीच ये समझौता नवंबर 2020 में संपन्न हुआ था, जो कि 1 जनवरी 2022 से लागू हुआ। आरसीईपी क्या है? क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी, रीजनल कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इस समझौते के लिए वार्ता नवंबर 2011 में आसियान के बाली शिखर सम्मेलन से ही शुरू हो गई थी। भारत भी शुरू में इस वार्ता में शामिल था, लेकिन समझौते को भारत के हित में न मानते हुए भारत 2019 में इस वार्ता से बाहर हो गया। आसियान के 10 देश के अतिरिक्त 5 अन्य देश 15 नवंबर 2020 को इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 5 अन्य देश देखिए, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड। इसके अतिरिक्त जो आसियान के 10 देश हैं उसका भी नाम थोड़ा सा देख लीजिए एक बार। इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनेई, कंबोडिया, म्यांमार और लाओस, ये आसियान के 10 देश हैं। विश्व स्वर्ण परिषद की 21 जनवरी 2022 की रिपोर्ट।
इस रिपोर्ट का नाम है गोल्ड डिमांड ट्रेंड्स 2021। इसमें कुछ डाटा दिया गया है, देखिए। विश्व में स्वर्ण की कुल खपत 2020 में कितनी थी, 2021 में कितनी हुई, और ये वृद्धि। विश्व में स्वर्ण की कुल खपत 2021 में 4021.3 टन रही, जो कि 2020 की अपेक्षा में 10% अधिक रही। भारत में स्वर्ण की कुल खपत 2021 में 797.3 टन रही, जो कि 2020 की अपेक्षा 78.6% अधिक थी। भारत में आभूषण हेतु स्वर्ण की खपत 610.9 टन रही, जिसमें 2020 की अपेक्षा में 93% की वृद्धि हुई। और भारत में निवेश हेतु स्वर्ण की खपत 130 टन से बढ़कर 2021 में 186.5 टन हो गई, 43% की वृद्धि दर्ज की गई। 2021 के बाद 2022 में भी भारत सर्वोच्च आर्थिक वृद्धि वाला देश होगा, ये IMF ने 25 जनवरी 2022 को जारी अपनी रिपोर्ट में कहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक तथा सामाजिक मामलों के विभाग और विश्व बैंक की तर्ज पर IMF का भी यह अनुमान है कि कोरोना महामारी के बाद भारत ही विश्व में सर्वोच्च आर्थिक वृद्धि दर वाला देश होगा। जो रिपोर्ट है 25 जनवरी 2022 को जारी किया गया, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ये IMF द्वारा जारी किया जाता है। इसमें देखिए ताजा अनुमान और पिछला अनुमान। तो ताजा अनुमान को ध्यान में रखिए। इसमें विश्व की वृद्धि दर बताई गई है 4.4%, इसे भी परसेंटेज में है। भारत की वृद्धि दर का अनुमान व्यक्त किया गया है 9%। चीन का वृद्धि दर 4.8%, अमेरिका का वृद्धि दर, रूस का वृद्धि दर, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, इन सभी का वृद्धि दर देखिए, ये सभी परसेंटेज में है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति दिसंबर 2021 में 5.56% रही। यह श्रम मंत्रालय के लेबर ब्यूरो द्वारा 31 जनवरी 2022 को जारी रिपोर्ट में बताया गया है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स का आधार वर्ष अक्टूबर 2020 में 2001 से बदलकर 2016 कर दिया गया है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर दिसंबर 2021 में 125.4 आकलित किया गया है, जो कि नवंबर 2021 में 125 और दिसंबर 2020 में 118.8 था। पूर्व वर्ष की समान अवधि की तुलना में दिसंबर 2021 का यह सूचकांक 5.56% अधिक है। इस प्रकार जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर के आधार पर मुद्रास्फीति की दर 5.56% रही, जो कि नवंबर 2021 में 4.84% थी। कुछ नियुक्ति देखते हैं जनवरी के महीने में। सोमा शंकर प्रसाद यूको बैंक के MD एंड CEO नियुक्त किए गए हैं 1 जनवरी 2022 को। अलका मित्तल जनवरी 2022 में ONGC की CMD का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है इन्हें। उर्जित पटेल, इन्हें जनवरी 2022 में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एस सोमनाथ 14 जनवरी 2022 को इसरो के चेयरमैन नियुक्त किए गए। वी अनंत नागेश्वरन 28 जनवरी 2022 को सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए गए। विक्रम देवदत्त एयर इंडिया के CMD बने हैं जनवरी 2022 में। मनोज पांडे थल सेना के नए उप प्रमुख बने हैं। आयशा मलिक पाकिस्तानी उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनी है 24 जनवरी 2022 को। कुछ प्रमुख व्यक्ति जिनका निधन हो गया देखिए। बिरजू महाराज, ये कथक नर्तक थे, 17 जनवरी 2022 को इनका निधन हो गया। नारायण देवनाथ, ये कार्टूनिस्ट थे, 18 जनवरी 2022 को इनका निधन हो गया। शांति देवी ओडिशा की सामाजिक कार्यकर्ता रही थी, 16 जनवरी 2022 को इनका निधन हो गया। डेविड सासोली, ये इटली के थे, यूरोपीय संसद के पूर्व अध्यक्ष, 11 जनवरी 2022 को इनका निधन हो गया। लता मंगेशकर सुर साम्राज्ञी प्रसिद्ध गायिका, 6 फरवरी 2022 को इनका निधन हो गया।
केंद्र सरकार द्वारा पद्म अलंकरण 2022 की घोषणा 25 जनवरी 2022 को की गई। इस वर्ष राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 128 पद्म पुरस्कारों को प्रदान करने को मंजूरी प्रदान की, जिसमें 2 जोड़ी भी शामिल है। और ये जोड़ी जो है 2 लोगों को एक साथ जब प्रदान की जाती है तो उसे एक के काउंटिंग में किया जाता है। और इस 128 पद्म पुरस्कारों में से 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। इन 128 पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 34 महिलाएं, 10 विदेशी NRI, PIO या OCI श्रेणी और 13 व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया गया। पद्म पुरस्कार 3 श्रेणी में दिया जाता है: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। और ये पुरस्कार जो है कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, व्यापार एवं उद्योग, चिकित्सा, साहित्य तथा शिक्षा, खेल, सिविल सेवा इत्यादि क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। जिन व्यक्तियों को इन सम्मान से सम्मानित किया गया उसमें प्रमुख व्यक्ति देखिए: 4 पद्म विभूषण किन्हें प्रदान किया गया? प्रभा अत्रे, ये महाराष्ट्र के लेखक और गायक हैं, इन्हें कला क्षेत्र के लिए दिया गया। राधे श्याम खेमका, ये उत्तर प्रदेश के हैं, गीता प्रेस गोरखपुर के अध्यक्ष रहे हैं, शिक्षा एवं साहित्य के लिए दिया गया इन्हें। जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत प्रदान किया गया, भारत के पहले CDS थे, इनकी हाल में ही दुर्घटना में मृत्यु हो गई, उत्तराखंड के थे, लोक सेवा के क्षेत्र में दिया गया इन्हें। और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को भी मरणोपरांत प्रदान किया गया लोक मामले के लिए। पद्म भूषण 2022 से सम्मानित प्रमुख व्यक्ति देखिए: गुलाम नबी आजाद, जम्मू कश्मीर के; विक्टर बनर्जी, पश्चिम बंगाल के; गुरमीत बाबा, ये पंजाब के हैं; बुद्धदेव भट्टाचार्य, पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री। खास पॉइंट ये है कि इन्होंने पुरस्कार को स्वीकार नहीं किया। इसका कारण इन्होंने ये बताया कि इन्हें समय पर सूचना नहीं दी गई। मधुर जाफरी अमेरिका के हैं। नटराजन चंद्रशेखरन महाराष्ट्र के, उद्योग एवं व्यापार क्षेत्र में दिया गया। कृष्णा इला और सुचित्रा इला, इस जोड़ी को प्रदान किया गया, तेलंगाना की जोड़ी है, व्यापार और उद्योग के लिए। देवेंद्र झाझरिया खेल के क्षेत्र में राजस्थान के हैं, पैरालंपिक जेवलिन थ्रो से संबंधित हैं। इसी प्रकार देखिए और कई लोग हैं। ये अमेरिका के 2 लोग हैं, सत्यानारायण नाडेला और सुंदरराजन पिचई। पद्मश्री 2022 से सम्मानित देखिए कुछ प्रमुख व्यक्ति: प्रोफेसर नजमा अख्तर, दिल्ली के हैं, साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में। उसी प्रकार देखिए इतने लोग खेल के क्षेत्र में हैं। और खेल की विशिष्टता देखिए किस क्षेत्र में रही: टोक्यो पैरालंपिक में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण। उसी प्रकार देखिए बिहार के 2 लोग हैं, आचार्य चंदना जी और शैवाल गुप्ता। आचार्य चंदना जी को सामाजिक कार्य के लिए और शैवाल गुप्ता को साहित्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए दिया गया। उसी प्रकार जो लोग उत्तर प्रदेश के देखिए, इतने सारे लोग उत्तर प्रदेश के हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 की घोषणा 24 जनवरी 2022 को की गई। इसमें देश भर के 29 बच्चों को सम्मानित किया गया। इन 29 में से 15 लड़के और 14 लड़कियां हैं। इन 29 में से नवाचार क्षेत्र में 7, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में 4, शैक्षणिक क्षेत्र में 1, खेल क्षेत्र में 8, कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में 6 और वीरता के क्षेत्र में 3 बच्चों को सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपए की नकद पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने समारोह के दौरान राष्ट्रीय ब्लॉकचेन परियोजना के तहत IIT कानपुर द्वारा विकसित ब्लॉकचेन संचालन तकनीक का इस्तेमाल करते हुए 2021 और 2022 के विजेताओं को डिजिटल प्रमाण पत्र प्रदान किए।
पुरस्कार विजेताओं को प्रमाण पत्र देने के लिए पहली बार ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। केंद्र सरकार द्वारा नवाचार, शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति, समाज सेवा तथा बहादुरी के क्षेत्र में अद्भुत एवं असाधारण क्षमता तथा उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है हर वर्ष। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित देखिए जो बच्चे हैं उनकी सूची सामने है आपके, किन किन क्षेत्रों से हैं, किस श्रेणी में दिया गया और किस राज्य से संबंधित है। इसमें देखिए यहाँ बिहार के धीरज कुमार, बहादुरी के क्षेत्र में दिया गया। उसी प्रकार देखिए बिहार के पल साक्षी, समाज सेवा के क्षेत्र में दिया गया। इतने खेल से संबंधित बच्चे हैं। इसमें देखिए उत्तर प्रदेश के चंद्रधारी सिंह चौधरी और जिया राय। इसके अतिरिक्त अभिनव कुमार चौधरी समाज सेवा के क्षेत्र में दिया गया, ये भी उत्तर प्रदेश के हैं। 79th गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022, इसका वितरण 9 जनवरी 2022 को बेवर्ली हिल्स, लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया में किया गया। ड्रामा श्रेणी और म्यूजिकल कॉमेडी श्रेणी, इन दोनों श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसे दिया गया देखिए यहाँ सामने है। ड्रामा श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार द पावर ऑफ द डॉग और म्यूजिकल कॉमेडी श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ फिल्म वेस्ट साइड स्टोरी को दिया गया। उसी तरह सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और दोनों श्रेणी का संयुक्त पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ स्क्रीन प्ले, सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म जापान की ड्राइव माई कार। इन सभी को भी आप ध्यान से देख लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022, इसकी घोषणा 23 जनवरी 2022 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर की गई। यह भी पूछा जा सकता है 2022 में नेताजी की कौन सी जयंती मनाई गई। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2 श्रेणियों में दिया जाता है, संस्थागत श्रेणी और व्यक्तिगत श्रेणी। संस्थागत श्रेणी का यह पुरस्कार जो है गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को दिया गया 2022 का, और व्यक्तिगत श्रेणी का यह पुरस्कार जो है भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के वरिष्ठ प्रोफेसर तथा सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिया गया। केंद्र सरकार द्वारा 2019 में प्रारंभ किए गए इस वार्षिक पुरस्कार के तहत संस्थागत श्रेणी में 51 लाख रुपए दिया जाता है और व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020, जल संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा 7 जनवरी 2022 को इसके विजेताओं की घोषणा की गई। कुल 57 विजेता 11 श्रेणी में यह पुरस्कार दिए गए। राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत देखिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया उत्तर प्रदेश को, दूसरे स्थान पर राजस्थान रहा और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु रहा। उत्तरी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ जिला उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर, दक्षिण क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ जिला केरल का तिरुवनंतपुरम, पूर्वी क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ जिला बिहार का पूर्वी चंपारण और झारखंड का गोड्डा को दिया गया। पश्चिमी क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ जिला मध्य प्रदेश के इंदौर को घोषित किया गया और पूर्वोत्तर क्षेत्र उत्तर पूर्वी क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ जिला असम के गोलपारा को घोषित किया गया। उसी तरह देखिए सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र का पूर्वी क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत बिहार के गया जिले का तेलारी पंचायत को दिया गया। उत्तर क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत उत्तराखंड का अल्मोड़ा जिले का घसपड़ पंचायत। इसी तरह देखिए पूर्वोत्तर क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत
मिजोरम के सिरचिप जिला का सियालसिर। सर्वश्रेष्ठ स्थानीय निकाय का पुरस्कार गुजरात के वापी शहर को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ मीडिया प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक का पुरस्कार नेटवर्क 18 के मिशन पानी को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ स्कूल का पुरस्कार तमिलनाडु के कावेरीपट्टनम स्थित राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ संस्था का पुरस्कार जम्मू के माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जम्मू को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार गुजरात के वेल्सपन इंडिया टेक्सटाइल लिमिटेड को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ एनजीओ का पुरस्कार अहमदाबाद के कोस्टल सैलिनिटी प्रिवेंशन सेल को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता संघ का पुरस्कार हुगली के पंचगछिया MDTWWUA को दिया गया। और CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी गतिविधियों हेतु सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार ITC लिमिटेड कोलकाता को दिया गया। इफ्को साहित्य पुरस्कार 2021 ये प्रदान किया गया 31 जनवरी 2021 को नई दिल्ली के एक समारोह में हिंदी कथाकार श्री शिव मूर्ति को। इफ्को साहित्य पुरस्कार जो है प्रसिद्ध हिंदी कवि, उपन्यासकार और लेखक श्रीलाल शुक्ल की स्मृति में प्रदान किया जाता है। श्री शिव मूर्ति को प्रदान किया गया। इनके द्वारा रचित उपन्यासों में त्रिशूल और कस्तूरी तथा कहानी संग्रह केसर कस्तूरी बहुचर्चित है। इफ्को साहित्य पुरस्कार की स्थापना 2011 में की गई थी। इसके तहत प्रशस्ति चिन्ह, प्रतीक चिन्ह और 11 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का पुरस्कार 2021 इसकी घोषणा ICC के दुबई स्थित मुख्यालय में किया गया 23-24 जनवरी 2022 को। इसके तहत देखिए 2021 पुरस्कार 2021 यानी कि वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का गैरी सोबर्स ट्रॉफी दिया गया पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी को। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर का पुरस्कार पाकिस्तान के बाबर आजम को। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर घोषित किया गया इंग्लैंड के जो रूट को। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ उदीयमान खिलाड़ी जानेमन मलान को घोषित किया गया। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर इसका पुरस्कार दिया गया पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान को। ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार न्यूजीलैंड के डेरिल मिशेल को प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ एसोसिएट क्रिकेटर का पुरस्कार ओमान के जीशान मकसूद को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अंपायर की डेविड शेफर ट्रॉफी दक्षिण अफ्रीका के मराइस इरास्मुस को दिया गया। महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का रासेल हेहोई फ्लिंट ट्रॉफी भारत की स्मृति मंधाना को दिया गया। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ ODI खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी दक्षिण अफ्रीका की लीजियल ली को दिया गया। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ T20 महिला खिलाड़ी इंग्लैंड की टैमी ब्यू मांट को दिया गया। और वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला उदीयमान खिलाड़ी का पुरस्कार पाकिस्तान के फातिमा साना को दिया गया। फीफा का 2021 का पुरस्कार का घोषणा 17 जनवरी 2022 को किया गया। देखिए पुरस्कार और प्राप्तकर्ता। सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का पुरस्कार पोलैंड के रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को दिया गया। ये बायर्न म्यूनिख के लिए खेलने वाले हैं और इन्हें लगातार दूसरे वर्ष ये पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का पुरस्कार स्पेन के एलेक्सा पुटेलास को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच का पुरस्कार जर्मनी के थॉमस टुचेल को। सर्वश्रेष्ठ कोच महिला टीम का पुरस्कार हम्मा हायेस को दिया गया ब्रिटेन के। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर महिला का पुरस्कार चिली के क्रिस्टियाने एंडर को दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर का पुरस्कार सेनेगल के एडवर्ड मेंडी को प्रदान किया गया। ESPN इंडिया मल्टी स्पोर्ट्स पुरस्कार 2021 के दौरान विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए यह पुरस्कार की घोषणा 30 दिसंबर 2021 को की गई। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी नीरज चोपड़ा। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी मीराबाई चानू। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ कोच का पुरस्कार दिया गया भारत की महिला हॉकी टीम के पूर्व कोच शोर्ड मारिजने को। पैरा एथलीट ऑफ द ईयर 2021 पैरा शूटर
अवनी लखेरा को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ टीम, भारत की महिला हॉकी टीम। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ उदीयमान खिलाड़ी अवनी लखेरा पैरा शूटर, शैली सिंह लंबी कूद के अंडर 14 एथलीट और महिला हॉकी के सलीमा टेटे, इन 3 लोगों को दिया गया। मैच ऑफ द ईयर टोक्यो ओलंपिक में महिला हॉकी में भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के बीच खेला गया क्वार्टर फाइनल, इस मैच को दिया गया मैच ऑफ द ईयर का पुरस्कार। आईसीसी की 2021 की 5 टीमें, आईसीसी ने 2021 की 5 टीमें घोषित की है, 3 पुरुषों के लिए और 2 महिलाओं के लिए। 19-20 जनवरी 2022 को घोषणा की। 2021 के वर्ष भर के प्रदर्शन के आधार पर इसकी घोषणा की गई। आईसीसी की 2021 की पुरुषों की टेस्ट टीम में भारत के 3 खिलाड़ी रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और आर अश्विन शामिल किए गए, जबकि पुरुषों के एक दिवसीय तथा T20 टीम में किसी भी भारतीय खिलाड़ी को स्थान नहीं दिया गया। इसी तरह महिला क्रिकेटरों में मिताली राज और झूलन गोस्वामी को आईसीसी की एक दिवसीय टीम में स्थान मिला है, जबकि स्मृति मंधाना को महिलाओं की T20 टीम में स्थान दिया गया है। अब देखते हैं हम लोग पूरी लिस्ट। आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम 2021, पुरुष वनडे टीम और पुरुष T20 टीम। टेस्ट, वनडे और T20, इसमें देखिए 11 खिलाड़ी कौन कौन से हैं। वनडे में 11 खिलाड़ी और T20 में 11 खिलाड़ी। इसमें देखिए भारत के 3 हैं, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत विकेटकीपर और आर अश्विन। इन दोनों में भारत के कोई खिलाड़ी शामिल नहीं है। उसी तरह देखिए महिलाओं का वनडे टीम और महिलाओं का T20 यानी महिलाओं का टेस्ट टीम घोषित नहीं किया गया। इसमें भारत के देखिए वनडे टीम में मिताली राज और झूलन गोस्वामी शामिल है भारतीय खिलाड़ी, और जबकि T20 खिलाड़ी में भारत के स्मृति मंधाना शामिल है। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2022 17 से 30 जनवरी 2022 के बीच ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में संपन्न हुआ। इसमें पुरुष एकल का खिताब स्पेन के राफेल नडाल ने जीता, रूस के डेनियल मेदवेदेव को हराकर। महिला एकल का खिताब ऑस्ट्रेलिया की एश्ले बार्टी ने जीता, अमेरिका के डेनियल कॉलिंस को हराकर। इसी तरह पुरुष युगल, महिला युगल और मिश्रित युगल का खिताब के विजेता उपविजेताओं की सूची है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंचे नोवाक जोकोविच का वीजा रद्द कर दिया गया। नोवाक जोकोविच के ऑस्ट्रेलियाई ओपन खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया जब पहुंचे तो कोरोना का टीका न लगे होने के कारण उनका वीजा रद्द कर दिया गया, और इसी के साथ वे 2022 की इस पहली ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता में भाग न ले सके। वीजा के मामले में अदालत का फैसला होने तक उन्हें रिफ्यूजी डिटेंशन सेंटर पर ही रखा गया। वीजा रद्द करने के सरकार के फैसले को अदालत ने 10 जनवरी को रद्द कर दिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के आव्रजन मंत्री ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए उनका वीजा पुनः रद्द कर दिया। नोवाक जोकोविच शामिल नहीं हो सके। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी 20 ग्रैंड स्लैम खिताब के विजेता रहे हैं। ये इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 11 से 16 जनवरी 2022 के बीच नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इसमें देखिए पुरुष एकल का खिताब जीता भारत के लक्ष्य सेन ने, इन्होंने हराया सिंगापुर के लोह किन येव को हराया। इस प्रकार महिला एकल का खिताब जीता थाईलैंड के खिलाड़ी बुसानन आंग बांग रुंग फान ने, इसने हराया थाईलैंड के खिलाड़ी सुपानिडा कटेथोंग को हराकर जीता। उसी तरह पुरुष युगल का विजेता उपविजेता देखिए पुरुष युगल में विजेता दोनों भारत के हैं, सात्विक सैराज जंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। इन दोनों की जोड़ी ने इंडोनेशियाई जोड़ी को हराया। उसी तरह महिला युगल और मिश्रित युगल। टेस्ट क्रिकेट में भी कप्तानी छोड़ने की विराट कोहली ने घोषणा की। जनवरी 2022 में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध टेस्ट श्रृंखला के बाद विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में भी कप्तानी छोड़ने की घोषणा की। T20 क्रिकेट में कप्तानी वह 2021 में T20 विश्व कप के बाद ही छोड़ चुके थे, जबकि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दिसंबर 2021 में ही उन्हें कप्तानी से हटा दिया गया था। एटीपी कप 2022
इसका फाइनल 9 जनवरी 2022 को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में संपन्न हुआ। एटीपी एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, इसका पुरुषों का तीसरा टीम टूर्नामेंट, इसमें 9 जनवरी को खेले गए फाइनल में स्पेन को 2-0 से हराकर कनाडा ने इस टूर्नामेंट को जीता है। इसमें कुल 16 टीमों ने भाग लिया, जिन्हें कि 4-4 टीमों के 4 समूहों में बांट दिया गया था। एडिलेड इंटरनेशनल टेनिस 2022, इसका आयोजन 9 जनवरी 2022 को ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में संपन्न हुआ। इसमें पुरुष एकल का खिताब जीता फ्रांस के गायल मोनफिल्स ने और महिला एकल का खिताब जीता ऑस्ट्रेलिया की एश्ले बार्टी ने। पुरुष युगल का खिताब जीता भारत के रोहन बोपन्ना और राम कुमार रामनाथन की जोड़ी ने। इन्होंने सर्बिया के इवान डोडिग और ब्राजील के मार्सेलो मेलो की जोड़ी को हराया। जबकि महिला युगल का खिताब ऑस्ट्रेलिया के ही स्टॉर्म सैंडर्स और एश्ले बार्टी की जोड़ी ने जीता। समरसेट टेनिस टूर्नामेंट 2022, पुरुष एकल का खिताब अमेरिका के मैक्सी क्रेसी को हराकर राफेल नडाल ने जीता और महिला एकल का खिताब रोमानिया के सिमोना हापेल ने जीता। इन्होंने रूसी खिलाड़ी वेरोनिका कुदेरमेटोवा को हराया। राफेल नडाल का रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2022 जो है 2022 का पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट, इसका एकल खिताब जीतकर उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। 2022 का पहला ग्रैंड स्लैम मेलबर्न में 17 से 30 जनवरी 2022 के बीच संपन्न हुआ ऑस्ट्रेलियन ओपन। इसके फाइनल में रूस के डेनियल मेदवेदेव को इन्होंने 2-6, 6-7, 6-4, 6-4 और 7-5 से हराकर विजेता बने और इसके साथ ही 20-20 ग्रैंड स्लैम एकल खिताबों के विजेता रोजर फेडरर और नोवाक जोकोविच को इन्होंने पीछे छोड़ दिया। राफेल नडाल के 21 ग्रैंड स्लैम खिताबों में से 2 ऑस्ट्रेलियाई ओपन, 13 फ्रांसीसी ओपन, 2 विंबलडन ओपन और 4 अमेरिकी ओपन शामिल हैं। विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी 25 वर्षीय एश्ले बार्टी ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब का महिला एकल का खिताब जीता और वो 44 वर्ष बाद किसी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने यह खिताब जीता। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन 2022, इसका आयोजन 18 से 23 जनवरी 2022 के बीच बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम लखनऊ में संपन्न हुआ। कोविड-19 के कारण 2020 और 2021 में इसका आयोजन नहीं किया जा सका था। इस प्रतियोगिता में पुरुष एकल का फाइनल एक फाइनलिस्ट के कोविड-19 पॉजिटिव होने के कारण 9 मैच घोषित कर दिया गया। पुरुष एकल का फाइनल फ्रांसीसी खिलाड़ी अर्नाल्ड मर्केल और लुकास क्रेयर बाउट के बीच होना था। विश्व बैडमिंटन महासंघ के अनुसार विजेता का निर्धारण विश्व रैंकिंग अंक के आधार पर किया जाएगा। पीवी सिंधु ने दूसरी बार इस प्रतियोगिता का खिताब जीता है। देखिए इसका आउटपुट। पुरुष एकल 9 मैच कोई विजेता नहीं। महिला एकल में पीवी सिंधु विजेता, इन्होंने भारत के ही मालविका बंसोड़ को हराया। उसी तरह पुरुष युगल, इसका खिताब मैन वेई चोंग और काई वुन टी की दोनों मलेशिया के हैं, इनकी जोड़ी ने हराया भारत के कृष्ण प्रसाद गर्ग और विष्णुवर्धन गौड़ पंजाला की जोड़ी को हराया। उसी प्रकार महिला युगल में भारतीय जोड़ी जो है वो मलेशियाई जोड़ी से हार गई और मिश्रित युगल में विजेता और उपविजेता दोनों भारतीय जोड़ियां ही रही। भारतीय क्रिकेट टीम का दक्षिण अफ्रीका दौरा 2021-22 में 26 दिसंबर 2021 से 23 दिसंबर 2022 के बीच संपन्न हुआ। इस दौरान दोनों देशों के बीच 3 टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला खेली गई। 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला दक्षिण अफ्रीका 2-1 से और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला 3-0 से जीता। टेस्ट श्रृंखला में दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज कीगन पीटरसन को प्लेयर ऑफ द सीरीज और दक्षिण अफ्रीका के विकेट कीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक को प्लेयर ऑफ द सीरीज ओडीआई में घोषित किया गया। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच एशेज श्रृंखला 2021-22 संपन्न हुआ। 8 दिसंबर 2021 से 18 जनवरी 2022 के बीच ये संपन्न हुआ। कुल 5 टेस्ट मैच खेले गए इस सीरीज में, जिसको कि ऑस्ट्रेलिया ने 4-0 से जीता,
जबकि एक मैच ड्रॉ रहा और वो चौथा श्रृंखला का चौथा मैच जो रहा दोनों के बीच बराबरी पर रहा। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के कप्तान पैट कमिंस और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान जो रूट थे। ऑस्ट्रेलिया ने लगातार तीसरी बार एशेज सीरीज जीता है। ऑस्ट्रेलिया के डेविस हेड को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। इस सीरीज में सर्वाधिक 21 विकेट ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने लिए, जबकि सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर 152 रन का ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड ने बनाए। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेली गई 26 दिसंबर 2021 से 14 जनवरी 2022 के बीच दक्षिण अफ्रीका में ही। यह श्रृंखला दक्षिण अफ्रीका ने 2-1 से जीता। दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज कीगन पीटरसन को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। पहला टेस्ट मैच सेंचुरियन में खेला गया, भारत ने 113 रन से जीता। दूसरा टेस्ट मैच जोहान्सबर्ग में खेला गया, दक्षिण अफ्रीका ने 7 विकेट से जीता। और तीसरा टेस्ट मैच जो केपटाउन में खेला गया, इसे भी दक्षिण अफ्रीका ने 7 विकेट से जीता। इस श्रृंखला में दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज कीगन पीटरसन ने सर्वाधिक 276 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कागिसो रबाडा ने सबसे अधिक 20 विकेट लिए और सबसे अधिक व्यक्तिगत स्कोर जो है सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर 123 रन का भारत के केएल राहुल ने पहले टेस्ट मैच में बनाया था। आईपीएल 2022 में वीवो की जगह नया प्रायोजक कौन है? नया प्रायोजक टाटा समूह। आईपीएल 2022 में टाटा समूह चीनी मोबाइल निर्माता कंपनी वीवो की जगह आईपीएल का टाइटल प्रायोजक होगा। यह निर्णय 11 जनवरी 2022 को आईपीएल की संचालन परिषद की बैठक में लिया गया। वीवो ने 2018 से 2022 तक आईपीएल का प्रायोजक अधिकार 2199 करोड़ रुपए में खरीदा था। 2016 में ही आईपीएल का प्रायोजन कर रहा 2016 से ही आईपीएल का प्रायोजक रहा वीवो ने गलवान घाटी में 2020 में भारत और चीन के बीच सैन्य टकराव के बाद 1 वर्ष का ब्रेक लिया था। इस दौरान वीवो की जगह ड्रीम 11 इसका प्रायोजक रहा था। भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 14 वर्षीय भरत सुब्रमण्यम, जनवरी 2022 में। उन्होंने यह उपलब्धि कैटोलिका इटली में आयोजित वेरगनी कप में हासिल की। चेन्नई के भरत सुब्रमण्यम ने फरवरी 2020 में मॉस्को में एरोफ्लोट ओपन में 11वां स्थान हासिल कर अपना पहला ग्रैंड मास्टर नॉर्म हासिल किया था। दोस्तों, इस प्रकार मैच का जो पीटी का सभी महत्वपूर्ण बिंदु समाप्त हो रहा है। इसका एमसीक्यू का अगला वीडियो जरूर देखिएगा और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाकर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।